नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का भाग 1 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम पुर्तगालियों का भारत में आगमन देखेंगे तथा कौन सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनके कारण इनको भारत में समुद्री मार्ग से भारत आना पड़ा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ऐतिहासिक काल का भाग 3 आधुनिक भारत को हम पढ़ रहे थे। इससे ऐतिहासिक काल से पहले हमने प्रागैतिहासिक काल तथा आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा था तथा ऐतिहासिक काल में हमने प्राचीन भारत तथा उसके बाद मध्यकालीन भारत पढ़ा था तथा आधुनिक भारत पढ़ रहे थे। इसमें हमने उत्तर मुगल काल पढ़ लिया था। अगर आपने ये सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार ये सारे वीडियो जरूर देखें, जिससे आगे की स्थिति आपको अच्छे से समझ में आएगी। आज हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन या यूरोपीय शक्तियों का आगमन। इसके अंतर्गत आज हम पुर्तगालीज को पढ़ेंगे, इसके बाद डच, ब्रिटिश तथा डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसियों को पढ़ेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे। भारत का यूरोपीय शक्तियों में आगमन किस कारण से हुआ? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोप के लोग का भारत से काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग और मसालों का ये व्यापार करते थे। पहले जो यूरोप के लोग थे वो जो भारत से काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग तथा मसाले तरह तरह के तथा जड़ी बूटियों का व्यापार करते थे। मध्यकाल में भारत के से पश्चिमी देशों व यूरोप के लिए 2 मार्गों का प्रयोग होता था। जब ये भारत मध्यकाल में भारत से जब व्यापार करते थे, ये 2 रूट का प्रयोग करते थे भारत आने के लिए। पहला है फारस की खाड़ी का मार्ग। जो फारस की खाड़ी का मार्ग है, ये आप देख सकते हैं, फारस की खाड़ी वाला मार्ग। दूसरा है लाल सागर का मार्ग। ये है दूसरा लाल सागर का मार्ग, आप देख सकते हैं, यहाँ से होते हुए भारत के लिए आते थे। लाल सागर का मार्ग दुष्कर था। लाल सागर का मार्ग, इस पे लूटमार ज्यादा होती थी। उसके साथ साथ यहाँ पर ज्यादा दूरियां समुद्र की वजह से काफी ज्यादा तकलीफें, यहाँ पर चक्रवात तथा मरुस्थल की वजह से, यहाँ पे बगल में सहारा का मरुस्थल लगा था, इससे बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न होती थी। इस कारण फारस की खाड़ी वाला मार्ग अत्यधिक प्रयोग होता था। ये फारस की खाड़ी वाला मार्ग ये भारत से अत्यंत पास भी था और ये कम दुष्कर था। यूरोप इसलिए फारस की खाड़ी का मार्ग अत्यधिक प्रयोग होता था। यूरोप के व्यापार में इटली का एकाधिकार था। जो इटली है ऊपर, इसके ऊपर उसका एकाधिकार था। 29 मई 1455 को उस्मानी साम्राज्य की आक्रमणकारी सेनाओं द्वारा बाजंतीनी साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनिया पर अधिकार कर लेने के बाद कुस्तुनतुनिया पर विजय कहलाती है। जो अधिकार कर लेने की जो घटना है वो कुस्तुनतुनिया पर विजय कहलाती है। इस घटना के फलस्वरूप रोमन साम्राज्य का अंत हो गया और उस्मानी सेनाओं के यूरोप में प्रवेश के मार्ग प्रशस्त हो गए। जो उस्मानी सेनाएं थी, अब वो यूरोप जाने के लिए मार्ग उनको प्रशस्त हो गया और इस क्षेत्र में पूरे पे जो होता है वो उस्मानी साम्राज्य का जो होता है वो राज्य स्थापित हो जाता है। और ये जो तुर्क लोग होते हैं वो साम्राज्य स्थापित करे हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा मनमानी रंग से टैक्स वसूलते हैं। अभी हम आगे उससे देखेंगे, जिसके कारण से इन्हें समुद्री नए मार्ग की आवश्यकता पड़ती है यूरोप। विजय के बाद तुर्कों का व्यापार में एकाधिकार हो गया। जैसे अभी तक इटली का एकाधिकार था यूरोप के व्यापार पे, अब क्या होता है, तुर्क जो होते हैं उनका एकाधिकार हो जाता है। अब वह मनमाने रूप से कर वसूलते थे और बहुत ज्यादा लूटपाट भी करते थे। जो ये थे तुर्क लोग, ये अब मनमाने रंग से इस क्षेत्र में इनका अधिकार हो जाता है, तो यहाँ पर मनमाने रूप से कर वसूलते हैं, टैक्स वसूलते हैं। और अभी तक इटली का यहाँ पे वर्चस्व था, अब इनका वर्चस्व यहाँ पर हो जाता है। इन सभी कारणों से अब भारत आने के लिए नए मार्ग को खोजने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यूरोप में बढ़ती भारतीय मसालों की मांग को देखते हुए पुर्तगाल के शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने नई जहाजी बेड़ों को नए रास्ते खोजने के लिए भेजा।
जो प्रिंस होते हैं पुर्तगाल के, हेनरी द नेविगेटर, ये जहाजी बेड़े तैयार करवाते हैं और सरकारी खजाने से उनको पैसे देते हैं तथा कहते हैं आप नए मार्ग भारत के लिए खोज के लाइए, आपको बहुत सारे उपहार दिए जाएंगे तथा वहां से जो मसाले लाएंगे उसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा भी पैदा कराया जाएगा। सन 1486 में ईस्वी में पुर्तगाल नाविक बार्थलोम्यूडेज, जो कि भारत की खोज में निकला था, परंतु वह अफ्रीका के उत्तर महाद्वीप पर पहुंच गया, जिसे नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। ये यहाँ से निकलता है पुर्तगाल से निकलते इस रास्ते से होते हुए यहाँ पे केप ऑफ गुड होप पे पहुंचता है। उसके बाद यहाँ से वापस पहुंच जाता है। ये आशा की किरण बनती है कि भारत के लिए कोई ना कोई नया मार्ग अवश्य होगा। चलिए अब आगे और देखते हैं। 1492 ईस्वी में स्पेन के नाविक, ये स्पेन की सहायता इसमें प्रदान की थी, सरकारी सहायता, कोलंबस, जो कि भारत की खोज पर निकला था, परंतु वह अमेरिका पहुंच जाता है। जब स्पेन और अभी हम नक्शे में देखेंगे पुर्तगाल और स्पेन लगे हुए हैं, जिसे आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, ये पुर्तगाल आगे है, पीछे स्पेन है, ये लगे हुए हैं। जब वो देखते हैं पुर्तगाल के जो राजा होते हैं उसके द्वारा बहुत सारे नाविकों को जहाजों द्वारा, बेड़ा द्वारा निकाला जाता है और भारत के लिए नए मार्ग की खोज के लिए भेजा जाता है, तो स्पेन भी इसमें पीछे नहीं रहता है। वो भी आदेश जारी कर देता है कि जो भारत की खोज के करके लाएगा जो समुद्री मार्ग से, उसको बहुत सारे उपहार दिए जाएंगे। तो इसी क्रम में 1492 ईस्वी में कोलंबस निकलता है, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये रहे क्रिस्टोफर कोलंबस, ये निकलते हैं, लेकिन ये पहुंच जाते हैं कहाँ, भारत न जाते हुए पहुंच जाते हैं अमेरिका, तथा अमेरिका की ये समुद्री मार्ग की खोज कर लेते हैं। चलिए अब आगे और देखते हैं। सन 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा उत्तर महाद्वीप के रास्ते भारत पहुंचता है। जो उत्तर महाद्वीप केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप भी कहते हैं इसे, इसके रास्ते होते हुए ये पुर्तगाल रहा, पुर्तगाल से निकलता है होते हुए सीधे केप ऑफ गुड होप होते हुए सीधे भारत पहुंच जाता है कालीकट में, तथा फिर वहां से व्यापार करके 1499 में फिर अपने वापस यहाँ पर पहुंचता है और अच्छा खासा लगभग 60 गुना मुनाफा पैदा करता है ये वास्को डी गामा। चलिए अब पुर्तगाल के लोगों ने जो था समुद्री मार्ग की खोज कर ली, अब ये करेंगे व्यापार। चलिए देखते हैं पुर्तगालियों का भारत में अब आगमन। पुर्तगालियों का आगमन सर्वप्रथम समुद्री मार्ग से भारत 17 मई 1498 को पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत में जो कालीकट तट होता है वहां पर पहुंचता है। इस यूरोप और भारत के मध्य खोजे गए नए मार्ग से आर्थिक और धार्मिक कारण सक्रिय हो गए। जो नया मार्ग खुला इससे आर्थिक और धार्मिक का मार्ग सक्रिय हो जाते हैं। वास्को डी गामा की सहायता गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने की थी। उसने कालीकट के राजा की ऊपर, जो कालीकट के राजा होते हैं उसकी उपाधि होती है जमोरियन, वहां पे जो राजा होते हैं उनको जमोरियन कह के बुलाया जाता है, थी से व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया। जो कालीकट पे जो जिसका अधिकार होता है राजा, उसे जमोरियन कहते थे। उससे जो गुजरात का एक व्यापारी होता है अब्दुल मजीद, वो उसकी मदद करता है तथा उसे लाइसेंस दिला देता है। अब व्यापारियों का पहले से, जो अरब के व्यापारी थे उनका इस पर पहले से एकाधिकार था, तो वो निश्चित रूप से विरोध करेंगे कि जिसका पहले से एकाधिकार होगा तो विरोध करेंगे। इसलिए पुर्तगाल और अरबियों के मध्य बराबर निरंतर संघर्ष चलता रहता है। वास्को डी गामा ने जमोरियन को बहुत सारे उपहार भेंट किए। बदले में जमोरियन ने वास्को डी गामा को विभिन्न मसाले और जड़ी बूटी ले जाने की आज्ञा दे दी। जो वास्को डी गामा होता है वो कहता है हमारे प्रिंस ने आपके लिए ये उपहार भेजा, आपके लिए ये उपहार भेजा, मतलब उनसे बहुत सारा उपहार देता है और अपने प्रति सहानुभूति इकट्ठा करता है। तो कहते हैं साहब मुझे कुछ नहीं ले जाना, केवल मसाले ले जाना है। तो इसमें काली मिर्च की बहुत ज़्यादा मांग होती थी, उसे यमन प्रिय भी कहा जाता था इन लोगों को, काली मिर्च, क्योंकि ये ठंडे मुल्क होते हैं तो मसाले जो मांस वगैरह का बहुत भक्षण करते हैं, तो उसमें काली मिर्च की आवश्यकता उन्हें बहुत ज़्यादा पड़ती थी, इसलिए उसे यमन प्रिय कहते थे। उसी की मांग के लिए ये भारत आते हैं। 1499 में वास्को डी गामा स्वदेश लौट गया। उसने वापस पहुंचने के बाद
लोगों को भारत के समुद्री मार्ग की जानकारी मिली। पुर्तगाल लाए हुए मसाले और जड़ी बूटियों से वास्को डी गामा ने लगभग 60 गुना मुनाफा कमाया। जो वास्को डी गामा होता है वो लगभग 60 गुना मुनाफा उसी से कमाता है। सन 1500 ईस्वी में अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा नाविक दल भारत आया और यह भी मसाले और जड़ी बूटी ले जाकर अच्छा खासा मुनाफा कमाता है। जैसे पहले आता है वास्को डी गामा, जब पहुंचता है तो बताता है कि हाँ ये सब मतलब अच्छा खासा मुनाफा कमाता है। तो दूसरा नाविक बेड़ा वो निकल पड़ता है जो अल्वारेज होता है, अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में। फिर दोबारा वास्को डी गामा कुछ समय विश्राम करता है और फिर 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा भारत पर आता है और कोचीन में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की या पुर्तगाली बस्ती की स्थापना करता है। चलिए अब आगे बढ़ते व्यापार और मसालों की मांग देखते हुए पुर्तगाल सरकार ने 1505 ईस्वी में नई नीति के अनुसार भारत के लिए अपना एक गवर्नर नियुक्त किया। जो पुर्तगाली सरकार होती है वो देखता है कि अब अच्छा खासा मुनाफा भारत से लोग कमा रहे हैं तो वो एक संस्था नियुक्त करता है और उसके अंतर्गत अब भारत के लिए गवर्नर तथा उसके बाद वायसरायों की नियुक्ति करेगा। पहला गवर्नर होता है अल्मीडा, 1505 से 1509 ईस्वी में पुर्तगाल सरकार द्वारा नियुक्त पहला गवर्नर। इसने कोचीन को मुख्यालय बनाया और उसका दुर्गीकरण करवाया। पुर्तगाली हितों की रक्षा के लिए उसे पर्याप्त सैनिक उपलब्ध कराए गए। फ्रांसिस्को दे अल्मेडा को भारत में पुर्तगाली स्थिति को मजबूत करने और अदन, ओरमुज और मलक्का पर विजय प्राप्त करने के लिए मुस्लिम व्यापार को नष्ट करने का कार्य सौंपा गया। जो अरब व्यापारी थे ना, उनका नष्ट करने के लिए इसे कार्य सौंपा जाता है। 1507 में जो द्वीप के तट पर मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेना द्वारा की गई नौसैनिक कार्रवाई में पुर्तगाली इसका वार्डन नष्ट हो जाता है और अल्मेडा का बेटा भी इसमें मारा जाता है। अगले साल अल्मेडा ने दोनों जहाजों को पूरी तरह नष्ट करके अपना अपमान का जो बदला होता है ये अल्मेडा ले लेता है। अल्मेडा का लक्ष्य पुर्तगालियों को हिंद महासागर में राज करने देना था। केवल अल्मेडा का यही लक्ष्य था, जो हिंद महासागर है उसमें केवल पुर्तगालियों का राज्य हो। ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज सिस्टम उसकी नीति थी। जो ब्लू वाटर पॉलिसी है वो अल्मेडा द्वारा ही लागू की गई, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था। चलिए अब अगला गवर्नर वायसराय अल्फांसो डी अबूबकर, ये 1509 से 1515 ईस्वी तक रहता है। वह पुर्तगाल की पूर्व शक्तियों का वास्तविक संस्थापक थे। अबूबकर के नेतृत्व में पुर्तगालियों के क्षेत्र में प्रमुख जहाज निर्माणों का केंद्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली तथा अन्य जहाजों के लिए अनुमति प्रणाली लागू कर देता है। पुर्तगालियों को खाड़ी और लाल सागर क्षेत्रों में जहाज निर्माण के लिए लकड़ी की कमी से भी सहायता मिलती है। 1509 में अबू बकर ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को आसानी से जीत लिया, परंतु इसी वर्ष उसके हाथ से गोवा चला जाता है। जो गोवा होता है अभी हमने देखा था, जो राजा कृष्णदेव राय होते हैं उसी के समय युद्ध होती, कृष्णदेव राय गोवा जीत लेते हैं बीजापुर से, वही उसी घटना में ये कहानी क्रम है। पुनः 1530 ईस्वी में गोवा पुर्तगालियों के हाथ लगता है। जब कृष्णदेव राय 1529 में उनकी मृत्यु हो जाती है, तब पुर्तगालियों के हाथ 1530 में गोवा लग पाता है। तब गोवा को राजधानी बनाया गया। बीजापुर के सुल्तान का मुख्य बंदरगाह सिकंदर महान के शासनकाल के बाद से यूरोपीय नियंत्रण में आने वाला भारतीय भूमि का पहला टुकड़ा था। सती प्रथा पर प्रतिबंध उसके शासनकाल में एक निश्चल जो विशेषता थी वो अल्फांसो डी अबू बकर के समय में थी। ये अल्फांसो डी अबू बकर है, इसके समय में बहुत ज़्यादा विकास होता है पुर्तगालियों का। चलिए अब आगे अगला देखते हैं लोपो सोरेस डी अल्बरेगारिया, ये 1515 से 1518 ईस्वी तक रहता है। ये कोलंबो, सीलोन, वर्तमान श्रीलंका और कोलंबो में किले स्थापित किए। जो कोलंबो में स्थापित करता है ये किले। अगला बनता है डियोगो लोपेस डी सेग्वेरा, ये 1518 से 1522 ईस्वी तक रहता है।
1509 में मलक्का के एक प्रतिष्ठित खोजकर्ता और पूर्व नामित कप्तान उन्होंने चौल, मालदीव और पेशम के किले बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंततः पुर्तगाल लौटने से पहले इथियोपिया, पेंगू और चीन में दूतावास भेजे, जो दूतावासों का निर्माण करवाया। अपने जो दूत थे उन्हें भेजा। अगला है डी डुआर्टे दी मेनेजेस, ये 1522 से 1524 तक रहता है। ये टैजियर के पूर्व कप्तान ताउका के वंश में डुआर्टे जी मेनेजेस, ये बियाना के काउंट से के पोते को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया और बाद में पुर्तगाल वापस भेज दिया गया इन्हें। उसके बाद आता है वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा 1524 से 1529 तक रहता है। गोवा में ही इसकी मृत्यु होती है, वहीं पर भी इसका जो कब्र बनाई गई है वो वहीं पर गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई जाती है। इसे भारत की खोज करता है समुद्री मार्ग द्वारा और वहीं पर इसकी जो गोवा में ये मर जाता है और गोवा में ही इसको दफना दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं अगले नीनो दी कुन्हा 1529 से 1538 ईस्वी तक। नवंबर 1529 में उन्हें भारत के में पुर्तगाली क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया जाता है, इसको नीनो दी कुन्हा को। इसी पुर्तगाली वायसराय ने गोवा पर सन 1530 में अधिकार किया था। भारत में पुर्तगाली सरकार में अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित करता है, क्योंकि गोवा अब इसके हाथ लग गया था, तो अब गोवा में अपना मुख्यालय स्थापित करता है। मुगल सम्राट हुमायूं के साथ संघर्ष के दौरान गुजरात में बहादुर शाह ने 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों की मदद के लिए बेसिन द्वीप बसीन को उसके आश्रितों और आय के साथ पुर्तगालियों को हस्तांतरित कर दिया था। उन्होंने पुर्तगालियों को द्वीप में एक बेस बनाने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन 1536 में हुमायूं के गुजरात में से पीछे हटने के बाद पुर्तगालियों के साथ बहादुर शाह के संबंध खराब हो गए, क्योंकि नियत दोनों की खराब हो गई थी, पुर्तगालियों की भी और बहादुर शाह की। वो अपना वापस चाहते थे और पुर्तगालियों से देना नहीं चाहते थे, इसी कारण से इन दोनों में आपस में विवाद होता है। नीनो दी कुन्हा के अनेक पुर्तगाली नागरिकों को हुगली में स्थानांतरित करके बंगाल में पुर्तगाल प्रभाव को बढ़ाने का इसने लक्ष्य रखता है कि अब बंगाल की तरफ चलेंगे पुर्तगाली। सन 1572 में गुजरात अभियान के दौरान अकबर पुर्तगालियों के संपर्क में आता है। जो गुजरात अभियान होता है तभी ये जो पुर्तगालियों के मतलब पहली बार अकबर ने समुद्र देखा था गुजरात अभियान के दौरान। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, पुर्तगालियों के संपर्क में आता है। फिर जो होता है अकबर द्वारा उनकी डील होती है, एक करताज हर साल फ्री लेगा अकबर, इस टाइप से मुगल साम्राज्य को बराबर एक करताज फ्री मिलता है। बहुत सारी इनके बीच में डीलें होती हैं। पुर्तगालियों ने करताज परमिट और अमीडा नौसेना की व्यवस्था करके समुद्री व्यापार पर नियंत्रण किया। मुगल बादशाह प्रतिवर्ष एक करताज मुफ्त प्राप्त करते थे हज यात्रा के लिए। ये एक साल में एक बार एक करताज हर साल फ्री देते थे जो मुगल बादशाह होते थे। चलिए अब इससे जुड़े पुर्तगालियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में पुर्तगाली अभिकरण जो एजेंसी होती है को एस्तादो दे इंडिया ने शुरुआत की। जो एस्तादो दे इंडिया नाम से ये शुरुआत होती है। भारत में पहला पुर्तगालियों का दुर्ग 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित हुआ। सबसे पहले कालीकट में मसाला व्यापार का केंद्र, बाद में कोचीन बना। पहले कालीकट में बनता है, उसके बाद कोचीन में बनता है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। भारत में तंबाकू और आलू यही लाए थे। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 में दक्षिण भारत में हुई तथा जब शाहजहां आता है तब उत्तर भारत में होती है। उससे पहले जो जहांगीर होता है वो तंबाकू को एक नशीली वस्तु मानते हुए उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देता है। ये सब हमने मुगल काल में पढ़ाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें। उत्तर भारत में जब शाहजहां आता है उस टाइम पे 1627 के बाद में जब शाहजहां आता है तो शाहजहां तंबाकू की खेती की शुरुआत उत्तर भारत में कराता है। लेकिन 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू की शुरुआत कर दी गई थी।
भारत में पपीता, लीची, संतरा, शकरकंद, मूंगफली, अनानास, काजू, बादाम इन्हीं की देन है जो पुर्तगाली लोग लाते हैं भारत में इनको उपजाने के लिए। कास्ट शब्द पुर्तगालियों द्वारा दिया गया, जो कास्ट शब्द होता है वो पुर्तगालियों द्वारा ही दिया गया है। सन 1612 में स्वाली होल की लड़ाई के बाद इनकी स्थिति कमजोर पड़ जाती है। जब 1612 में स्वाली होल की लड़ाई होती है उसके बाद इनकी स्थिति कमजोर होने लगती है। सेंट जेवियर ईसाई संत की कब्र गोवा में है। जो ईसाई होते हैं संत सेंट जेवियर इन्हीं पुर्तगालियों के साथ में आते हैं, उनकी कब्र भी गोवा में स्थित है। इस प्रकार से पुर्तगालियों का भारत आगमन सफल हुआ। उसके बाद अब आगे हम अन्य जो आते हैं, डच आते हैं और अंग्रेज अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद जो डेनिश हैं और फ्रांसीसी हैं उनको उसके बाद के वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।